हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हमारा ईपीएफओ का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ करेंगे। इसके पहले अकाउंटिंग का जो है दोस्तों 12 से 13 लेक्चर जो है आ चुका है, तो उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो जीरो आई एस के चैनल पे इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। मेरा नाम राहुल बरनवाल है। मैंने ईपीएफओ में सिलेक्शन प्राप्त करके एक सिलेक्टेड ऑफिसर बना है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ जो औद्योगिक संबंध और श्रम कानून है, जो ईपीएफओ में जो टॉपिक है दोस्तों, जिसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि ईपीएफओ में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का है सिलेबस वो क्या है, और दूसरे लेक्चर में हम लोग ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ें कि ट्रेड यूनियन का जो फंक्शन के आधार पे जो कार्यात्मक वर्गीकरण होता है वो क्या होता है, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए ओवरव्यू देख लेते हैं फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में क्या क्या किए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हमारे ये लेक्चर नंबर 2 था दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या किए थे पूरा अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का ये पहला लेक्चर था और ईपीएफओ का ये जो है दूसरा लेक्चर था। अभी टोटल जो है 15 लेक्चर के आसपास अकाउंटिंग का और इंडस्ट्रियल रिलेशन का 2 लेक्चर आ चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर था। हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में सिलेबस पढ़ा था कि क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ में सिलेबस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसको हम लोग देखे थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कि जीरो आई एस किस तरह से आपको मदद करेगा और क्या क्या ईपीएफओ में इंडस्ट्रियल रिलेशन से सिलेबस है। ये तो सिलेबस दोस्तों था लेबर लॉ का कि कौन कौन सा कानून हमें पढ़ना है लेबर से रिलेटेड, ठीक है, श्रम से रिलेटेड। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में औद्योगिक संबंध में हम लोग को पढ़ना है कि औद्योगिक संबंध क्या होता है क्या होता है औद्योगिक संबंध, उसका उद्भव कैसे है, कैसे ओरिजिन किया, क्या क्या अप्रोच है, दृष्टिकोण है इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़ने का, ट्रेड यूनियन का परिभाषा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा वो मेथड यूज करते हैं, ये सब देख लिए थे। और ट्रेड यूनियन का थ्योरी में हम लोग देखे थे, तो उसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे कि हॉक्सी ने क्लासिफिकेशन दिया था, वो क्या था वो पढ़े थे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स औद्योगिक विवाद क्या होता है, इसको पढ़ेंगे बाद में। डिसिप्लिन क्या होता है, ग्रीवांस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने मैंने आपको ट्रेड यूनियन के बारे में लेक्चर 2 में बहुत अच्छे से आपको बताया था दोस्तों, ठीक है। पूरा हम लोग अच्छे से पढ़े थे, कितने टाइप के ट्रेड यूनियन होते हैं फंक्शन के आधार पे सब बताया था आपको, कि बिजनेस यूनियन क्या होता है, फ्रेंडली यूनियन क्या होता है, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग बताए थे। तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये लेक्चर नंबर जो है 3 है दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ट्रेड यूनियन का जो बाकी का पोर्शन है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो फैमिली यूट्यूब का चैनल मैंने 14 फरवरी को शुरू किया था जीरो आई एस, ठीक है। और उसके मात्र 30 दिन के अंदर, 30 से 35 दिन के अंदर आप लोगों ने प्यार दिखाया और आप लोगों को चैनल ये बहुत पसंद आया और 4000 सब्सक्राइबर जो है इसका हो चुका है। तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। धीरे धीरे और ये चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कंटेंट क्वालिटी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वैसा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये कंटेंट बिल्कुल आप लोगों के लिए है। इसे मैं आपको 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाएगा, इसका PDF आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ सिर्फ फ्री नहीं पढ़ाया जा रहा है, 0 रुपया में पढ़ाया नहीं जा रहा, बल्कि आपकी सफलता की गारंटी 100% लूँगा। जिस तरह से दोस्तों मेरा सिलेक्शन ईपीएफओ में हो चुका है, उसी तरह और यूपीएससी का मेंस हमने दिया है, ठीक है, 2020 में, पीसीएस का मेंस दिया 21 में। तो इस तरह से आप भी ईपीएफओ में सिलेक्शन होंगे और आपका भी फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। तो ईपीएफओ का चूँकि ये लेक्चर है, जिसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 3 में आज पढ़ रहे हैं। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो देखिए दोस्तों ट्रेड यूनियन क्या होता है वो हम लोग पढ़ लिए थे, और कार्यात्मक वर्गीकरण जो फंक्शनल क्लासिफिकेशंस है वो भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम देखेंगे इस लेक्चर में कि ट्रेड जो यूनियन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, श्रमिक संघ या व्यापार संघ, ठीक है, व्यापार संघ क्या होता है ये पढ़ लिए थे। लेकिन श्रमिक संघ कैसे बनता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों, कैसे ये बनता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आज। क्या प्रक्रिया है, प्रोसीजर क्या है दोस्तों ट्रेड यूनियन बनाने का, वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ट्रेड यूनियन का स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखेंगे दोस्तों, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब संरचनात्मक वर्गीकरण, ठीक है, या इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है, संरचना के आधार पे ट्रेड यूनियन क्लासिफिकेशन या मेंबरशिप के आधार पे,
मेंबरशिप मतलब उसके मेंबर सदस्य कौन है, तो सदस्यता के आधार पे भी वर्गीकरण हम लोग देखेंगे कि ट्रेड यूनियन को सदस्यता के आधार पे कैसे हम लोग बांटते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ पढ़ेंगे, ट्रेड यूनियन कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है, और सदस्यता के आधार पे या संरचना के आधार पे कैसे हम लोग ट्रेड यूनियन को क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है फिर हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे कि भारत में प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन से हैं, तो ये लेक्चर करने के बाद और पहले वाले लेक्चर करने के बाद आपका ट्रेड यूनियन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ अगर 1-2 चीज़ छूट जाएगा तो लोग जब हम लोग MCQ बनाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर देखने के बाद आपका ट्रेड यूनियन से जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो सब लगभग बन जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग कि ट्रेड यूनियन बनता कैसे, उसका प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कि ट्रेड यूनियन कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए ट्रेड यूनियन जो एक्ट है दोस्तों 1926 में, उसमें उसका जो सेक्शन है 2H, उसमें डिफाइन है कि ट्रेड यूनियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था ट्रेड यूनियन क्या होता है, कोई भी परमानेंट या टेम्पररी अस्थायी या स्थायी रूप से अगर कोई भी यूनियन बनता है, संघ बनता है जिसका मकसद होता है मजदूरों का हित करना, मेंबर का हित करना, उसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं। सिंपल हम लोग पढ़े थे, है ना। तो बनता कैसे है दोस्तों, तो देखिए जब भी जिसको ट्रेड यूनियन बनाना है उसमें कम से कम 7 से अधिक सदस्य चाहिए। ठीक है, 7 से अधिक सदस्य चाहिए। तो ये सदस्य जाएंगे किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कौन होता है, तो गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, इसको। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास। फिर रजिस्ट्रार देखेगा कि इसके मेंबर कौन कौन है, ठीक है, मेंबर कौन है, इसका हेड कौन है। ठीक है, ट्रेड यूनियन का नाम क्या है, ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्य कार्यालय कहाँ है ना, कहाँ है। ठीक है, कितना इसके पास पैसा है। तो ये सब देख के रजिस्ट्रार जो है जब उसको लगता है कि केस ठीक है, मैटर ठीक है, तब उसको वो रजिस्टर कर देता है कि ठीक है ये वाला जो आदमी है 7 लोगों का, कम से कम 7 लोग उसमें होना चाहिए, आपको ध्यान देना है, कम से कम कितने लोग, 7 लोग। तो उसको वो रजिस्टर कर देता है। रजिस्टर का मतलब हिंदी में पंजीकृत बोलते हैं, मतलब वो ट्रेड यूनियन अब रजिस्टर हो गई। तो कौन रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रार कौन होता है, सरकार के द्वारा अपॉइंट हुआ एक ऑफिसर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्टर। ठीक, और दूसरा है जब एक बार रजिस्टर हो जाता है दोस्तों, तो रजिस्ट्रार के पास ये भी पावर है कि उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म भी कर सकता है, पंजीकृत होने के बाद भी। तो कब ख़त्म कर सकता है, तो जब उसको लगे कि फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी से लिया गया है पंजीकरण, या उसको लगे कि ट्रेड यूनियन का अब काम नहीं है, मतलब वो ट्रेड यूनियन अब कोई काम नहीं कर रहा है, फंक्शनल नहीं है, अब काम नहीं है। तो उस केस में जो रजिस्ट्रार होगा उसका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ऐसे ही रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं कर देगा। रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने से पहले अगर रजिस्ट्रार को लग रहा है ठीक है फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है उसको पंजीकरण में, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए उसको याद रखिएगा 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। 2 महीने का नोटिस के बाद कर सकता है। समझ में आया, ये आपको ध्यान देना है। तो रजिस्ट्रार उसको पंजीकृत करता है, कब करता है, 7 से अधिक उसके मेंबर होना चाहिए, ऑफिस का क्या क्या नाम होगा, ट्रेड यूनियन का क्या नाम है, ये सब बताएगा वो लोग सदस्य, 7 से अधिक लोग, फिर जाके उसको पंजीकृत हो जाएगा। लेकिन एक बार पंजीकृत के बाद उसको पुनः उसका पंजीकरण ख़त्म कर सकता है जब उसको लगे कि धोखाधड़ी से लिया गया है। लेकिन पंजीकरण ख़त्म करने में, उसको रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने में उसको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन था, ठीक है, वो पंजीकृत नहीं थी लेकिन काम कर रहा था। ऐसा हो सकता है ना कि 7 से अधिक लोग
बहुत सारे मेंबर लोग काम कर रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाया है, लेकिन काम कर रहा है। तो कोई ट्रेड यूनियन है जो पंजीकृत नहीं है, ठीक है, और 1 साल तक वो काम कर रही है, 1 साल से ऊपर, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 साल से ऊपर काम किया। अब वो चाहती है कि हमको पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपना पंजीकृत करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगी दोस्तों? रजिस्ट्रार के पास जाएगी, है ना। तो रजिस्ट्रार सब प्रोसेस फॉलो करेगा, देखेगा कि कितना जो है, कौन उसका हेड है, कौन उसका मेंबर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ट्रेड यूनियन का नाम क्या है, ये सब देखेगा। साथ ही साथ वो ये भी बोलेगा कि आप 1 साल से काम कर रहे हो तो आप अपना एसेट और लायबिलिटी भी बताओ कि आपको कितना, आपके पास परिसंपत्ति है ये भी आपको बताना पड़ेगा, और कितना आपके पास देयताएँ हैं, कितना आपको पैसा लोगों का कर्जा है वो भी बताओ, कितना परिसंपत्ति है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी ट्रेड यूनियन जो 1 साल से ऊपर काम किया और चाहती है कि हमको पंजीकृत करना रजिस्ट्रार के पास, तो वो जाएगी पंजीकरण के लिए। तो रजिस्ट्रार नॉर्मल जो भी डिमांड होगा वो तो करेगा ही, ठीक है, ये सब जो भी डिमांड था ये सब तो करेगा ही, कौन मेंबर है, कौन हेड है, ये सब हेड ऑफिस का है। इसके अलावा वो ये भी बोलेगा कि आपका कितना परिसंपत्ति है, एसेट क्या है, और लायबिलिटी आपका क्या है, ठीक है। तो ये दोस्तों कंप्लीट था जानकारी ट्रेड यूनियन किस तरह से पंजीकरण होता है और किस तरह से उसका पंजीकरण खत्म होता है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत में जो ट्रेड यूनियन का उदय कैसा हुआ है, उदय वो कैसे हुआ है, ठीक है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, किस, अब एक बैगे तो ट्रेड यूनियन अभी नहीं आ गए होंगे, तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग 3 फेज में बांट सकते हैं। एक हो सकता है प्री इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के पहले। दूसरा हो सकता है 1947 से लेके एलपीजी रिफॉर्म तक, मतलब जब हम लोग उदारवाद और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किए थे, वैश्वीकरण, उदारवाद और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो मतलब कब हुआ था? 1991 में। तो इसमें क्या हुआ, ट्रेड यूनियन कैसे रहा, और 1991 से लेके अभी तक का क्या है, ठीक है। 3 फेज में इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, तो ट्रेड यूनियन किस तरह था आपको पता है कि बॉम्बे में, ठीक है, और मद्रास में, ये सब में आपका क्या था, टेक्सटाइल मिल था ना, सूती वस्त्र उद्योग था। तो यहाँ पे, और चूँकि अंग्रेज़ का टाइम था तो ये लोगों का शोषण होता था, ठीक है। उसी समय 1918-20 के आसपास ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है श्रम संगठन बना। तो इनसे क्या हुआ, मज़दूरों को हित का, मज़दूर अपना बात बोलने लगे, साथ ही साथ उनका जब शोषण होने लगा तो वो लोग भी जो है अपना यूनियन बनाने लगे। तो आज़ादी के समय इस टाइप का हम लोग का केस था। इसी में वर्कर लोग अपना डिमांड को करने के लिए बंद करने लगे, स्ट्राइक करने लगे था, है ना, ताकि अपना डिमांड रहे। इसी में एक केस हुआ था दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं कानपुर षड्यंत्र केस। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कानपुर षड्यंत्र केस था 1924 में, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस इंग्लिश में। तो इसमें क्या था दोस्तों, जितने भी लीडर थे जो वर्कर का हित का बात बोलते थे, तो उस समय इन लोगों, जो भी वर्कर का हित का बात बोलते नेता थे, कम्युनिस्ट थे, उन लोगों को अरेस्ट कर दिया सरकार ने, ठीक है, और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और ट्रेड यूनियन पे पाबंदी लगा दिया, ठीक है। और तभी जाके हम लोग के लिए आया था ट्रेड यूनियन एक्ट, लेकर आया था अंग्रेज़ की सरकार, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, ठीक है। उसके बाद ट्रेड यूनियन पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से क्या करना है, वो हम लोग जो ऊपर पढ़े वही सब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 किस चीज़ से संबंधित है, तो ट्रेड यूनियन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो जब ये एक्ट आया तो उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड यूनियन का संख्या जो है दोस्तों बढ़ने लगा, ठीक है। अब देखिए, जब देश आज़ाद हो गया तो 1941 तक आपको पता है कि इस समय सरकार जो था वो उसका सोशलिस्ट मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल। सोशलिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? समाजवादी, समाजवादी बोलते हैं ना। सोशलिस्ट का मॉडल क्या होता है, जिसमें सरकार पब्लिक जो होती है संस्था, पब्लिक सेक्टर मतलब जो सार्वजनिक संस्था पे ज़्यादा सरकार फोकस करती है और प्राइवेट को भी बढ़ावा देती है, प्राइवेट को भी बढ़ावा। यही होता था नेहरू के समय में, मतलब नेहरू के समय में नहीं,
बढ़ावा देती है। ठीक है, तो समाजवादी सोच था सरकार का, 5 ईयर प्लान आता था, पंचवर्षीय योजना, उसमें हम लोग पब्लिक सेक्टर जो था दोस्तों उस पर ज़्यादा फोकस करने लगे थे। इसीलिए उस समय वर्कर का हित जो था बहुत हित पे बहुत ध्यान देते थे। उस समय बहुत सारे ट्रेड यूनियन छोटे बड़े उभर के आए दोस्तों, है ना। तो वर्कर का जो हित था वो ज़्यादा था। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति था, इंडस्ट्रियलिस्ट जो था उद्योगपति, उनका हित का ख्याल कम रखते थे, वर्कर का हित का ख्याल ज़्यादा रखते थे, क्योंकि हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग थे, है ना। तो 1947 से 1991 तक क्या था, ट्रेड यूनियन उभरा, बड़े बड़े ट्रेड यूनियन हुए। ठीक है, लेकिन वर्कर का हित बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट होने लगा, सार्वजनिक संस्था पे फोकस करने लगे, और जो उद्योगपति था उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग अपना अर्थव्यवस्था को खोले, ओपन किए, एलपीजी रिफॉर्म हुआ दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि सरकार का जो समाजवादी टेंडेंसी था वो अब कैपिटलिस्ट विचारधारा में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे, और हम लोग कैपिटलिस्ट पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। ठीक है, पूंजीपति पे ज़्यादा ध्यान देने, पूंजीपति पे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो सार्वजनिक संस्था था दोस्तों, सार्वजनिक संस्था मतलब जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल कम हो गया और प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा हो गया। मतलब उद्योगपति पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, ज़्यादा का साइन है, और मज़दूर का हित जो था, वर्कर का हित, उसके बारे में कम बात करने लगे। जैसे हम लोग किस में बात करने लगे दोस्तों, आज़ादी के 1991 के बाद में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, कि आइए यहाँ पे सुगम व्यापार कीजिए। मतलब किसको फोकस कर रहे हैं हम लोग, फोकस कर रहे हैं दोस्तों उद्योगपति पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे। इससे क्या नॉर्मल बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट का अगर हित ध्यान देंगे रखेंगे तो वर्कर का हित क्या है, उसके जस्ट अपोजिट है कि नहीं, लगभग। देखिए वर्कर क्या चाहता है, वर्कर चाहता है कि हमको आय ज़्यादा मिले और काम करने का घंटा कम हो, काम करने का घंटा क्या हो, आवर क्या हो, कम हो। लेकिन मालिक क्या चाहता है, उल्टा चाहता है, आय जो है मतलब हम जो उनको वेज दें, तनख्वाह दें, तनख्वाह कम दें, ठीक है, और काम करें, दबा के काम करवाएं, है ना। तो दोनों का हित का टकराव होता है ना। तो जब पूंजीपति काल हुआ, एलपीजी रिफॉर्म हुआ, तो उस समय उद्योगपति का हित को हम लोग ज़्यादा फोकस करने लगे, पूंजीपति और मजदूर का हित को हम लोग ध्यान उतना नहीं देने लगे। तो ये था दोस्तों कि भारत में किस तरह से ट्रेड यूनियन का उदय हुआ। आप लोग देखेंगे भारत में जो ट्रेड यूनियन से किस तरह से उनका एग्जाम्पल के थ्रू उदय हुआ, है ना। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। हम लोग पास्ट का भी एग्जाम्पल देखेंगे, पास्ट में कौन कौन से ट्रेड यूनियन है, और प्रेजेंट में कौन कौन से ट्रेड यूनियन है दोस्तों, वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे जो क्वेश्चन आता है ट्रेड यूनियन से तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए पहला जो दोस्तों एसोसिएशन बना था मज़दूरों के लिए, अभी ट्रेड यूनियन की बात नहीं बोल रहे, एक संस्था बना था, संस्था ग्रुप जो बना था वर्कर का, उसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। तो बॉम्बे में जो मिल था दोस्तों, कॉटन टेक्सटाइल का मिल, ये सब, तो उनको ग्रुप लेके एक ग्रुप बन गया है। अभी ट्रेड यूनियन नहीं बना है, मतलब एक ग्रुप बना है। तो सबसे पहला जो संस्था था, जो वर्कर का ग्रुप था, उसका क्या नाम था, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ये बना था दोस्तों 1890 में, और इसको बनाए थे कौन, एन.एम. लोखंडे। आपने इनके बारे में सुना होगा, एन.एम. लोखंडे। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला जो संस्था था, ट्रेड यूनियन नहीं, सबसे पहला जो संस्था था जो वर्कर के लिए बना था, उसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, बनाए थे एन.एम. लोखंडे 1890 में। ठीक है, और ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन सरकार थी, इंडिया में लेके आई थी पहला फैक्ट्री कानून, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में। तो इसमें क्या हुआ कि जब फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया तो लोगों का शोषण जो है बढ़ने लगा था, है ना। तो उसी शोषण को कम करने के लिए, लोगों का बचाव करने के लिए पहला जो है एसोसिएशन एन.एम. लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के नाम से बनाया। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट जो रजिस्टर्ड
मतलब पंजीकृत ट्रेड यूनियन है उसका नाम था मद्रास लेबर एसोसिएशन। ठीक है, क्या नाम था? मद्रास, ठीक है, मद्रास लेबर एसोसिएशन। ठीक है, पहला ट्रेड यूनियन अगर पूछे तो वो क्या मान लेंगे आप? मद्रास लेबर एसोसिएशन। और लेबर एसोसिएशन की जगह आप दूसरा ये कर लो, लेबर यूनियन था और एक्चुअली, तो आप लेबर एसोसिएशन मत लिखिएगा, मद्रास लेबर यूनियन, यहाँ पे आप एसोसिएशन को काट के कर दीजिए यूनियन। ठीक है, इसको कौन बनाया था तो नाम याद रखिएगा, बाय कौन बनाया था? BP वाडिया। आपको पूरा नाम मत याद रखिए यार, आप लोखंडे रखिए, आप वाडिया रखिए, तब आपको बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो बना था दोस्तों वो बना था 1918 में। समझ में आया? तो पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन था? मद्रास लेबर यूनियन। उसके बाद फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन। अब बहुत सारे ट्रेड यूनियन को जब हम लोग ग्रुप कर देते हैं तो उसको हम लोग फेडरेशन बोलते हैं दोस्तों। तो पहला ट्रेड यूनियन जो फेडरेशन था उसका नाम था एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये बनी थी 1920 में, और इसको बनाए थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके मेन आदमी थे। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो पहला ट्रेड यूनियन फेडरेशन था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो आपका बना था 1920 में दोस्तों। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट में कौन कौन से ट्रेड यूनियन भारत में जो हैं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? उससे क्वेश्चन पूछता है। हम लोग देखेंगे प्रेजेंट में जो फेमस ट्रेड यूनियन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नाम, कब बना और उसका हेड क्वार्टर क्या है। बस आपको यही याद रखना है ध्यान से, नाम, कब बना और हेड क्वार्टर। तो पहला है जो हम लोग ऊपर देखे थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कब बना था दोस्तों? 1920 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। ND मतलब न्यू दिल्ली। ठीक है, दूसरा उसका नाम था इंटक। इंटक मतलब, अब TUC से तो आपको याद रहेगा ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो IN से क्या मतलब है? इंडियन नेशनल। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद रहेगा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये बना था दोस्तों 1947 में। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो आपको अरेंज करने के में भी दे सकता है कि पहले कौन बना था उसके बाद कौन बना था। तो याद रखिएगा, एटक 1920 न्यू दिल्ली, इंटक 1947 न्यू दिल्ली। ठीक, तीसरा BMS, ये न्यूज़ में भी था जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो इसका है भारतीय मजदूर संघ। ये BJP से टाई अप है इसका। समझ में आया? तो मजदूर, भारतीय मजदूर संघ ये बनी थी 1955 में, मतलब आज़ादी के बाद। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली। ठीक है, ज़्यादातर का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। फिर चौथा है CITU, मतलब सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन। ठीक है, सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन ये बना था 1970 में। हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, पांचवा है, इसको बोलते हैं HMS, न्यूज़ में भी रहता है, हिंद मजदूर सभा। ठीक है, हिंद मजदूर सभा, और ये क्या था? संघ। ठीक है, तो हिंद मजदूर सभा ये बना था दोस्तों 1948 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। समझे? तो देखिए, सबसे पहले 20 में बना एटक, इंटक बना 47 में, 48 में HMS, फिर बना BMS, फिर बना C2। ठीक है, छठा है दोस्तों, उसका नाम है AIUTUC।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर। ये बना था 1958 में। इसका न्यू दिल्ली नहीं, इसका जो है तो इसका जो है दोस्तों न्यू दिल्ली में नहीं है, इसका है कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ है? कोलकाता। फेमस फॉर रसगुल्ला, है ना। ठीक है, सातवां जो है वो है सेवा। आप बहुत सुने होंगे इसको नाम में, हम लोग यूज भी करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में। इसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बना था 1972 में और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली भी नहीं है, कलकत्ता भी नहीं है। कहाँ है? मोदी जी की नगरी में, अहमदाबाद में। ठीक है, तो सेवा समझे 1972 अहमदाबाद। आठवां है ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये है 1970 में और इसका हेड क्वार्टर कहीं नहीं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन। ये है 1989 में। ये और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी अब ऊपर का जो 7 है दोस्तों, इसका आप क्रोनोलॉजी और हेड क्वार्टर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे मेन जो ट्रेड यूनियन भारत में थे आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। ठीक, अब लास्ट टॉपिक आज का पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेड यूनियन मतलब श्रमिक संघ का संरचनात्मक या सदस्यता के आधार। सदस्यता मतलब मेंबरशिप और संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चरल और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेंबरशिप के आधार पर वर्गीकरण। मतलब या पूछे आपसे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पूछ दे या मेंबरशिप के आधार पे, तो वो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, पहला इसमें है फंक्शन स्ट्रक्चर के आधार पे या सदस्यता के आधार पे। तो पहला है क्राफ्ट यूनियन। बच्चों साथ में 2 नोट्स भी बनाते रहोगे, हैंड रिटेन नोट्स, तो ज़्यादा भी अच्छा होगा। वैसे मैं नोट्स तो प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको जल्दी मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों शिल्प संघ। क्या बोलते हैं? शिल्प संघ या क्राफ्ट यूनियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्राफ्ट यूनियन या शिल्प संघ। क्राफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? शिल्प मतलब क्या होता है कि एक तरह के लोग जो काम कर रहे हैं, जो जिसके लिए कोई स्किल चाहिए, कोई वर्क चाहिए। जैसे सोनार के लिए आपको एक स्किल चाहिए। लोहार, बुनकर, वीवर जो होते हैं, तो इनके लिए इनका जो ग्रुप होगा, सोनार का ग्रुप हो गया, लोहार का हो गया, बुनकर का हो गया, मतलब जिसके लिए कोई वो कुछ काम करे, क्राफ्ट कर रहे हैं, कुछ तराशी कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उन लोगों का जो ग्रुप होगा, वैसे संघ को, वैसे यूनियन को हम लोग क्राफ्ट यूनियन बोलते हैं दोस्तों। समझ में आया? सिंपल है क्राफ्ट यूनियन। दूसरा है दोस्तों हमारा इसी से रिलेटेड, वो है औद्योगिक संघ या इंडस्ट्रियल यूनियन। तो इंडस्ट्रियल यूनियन क्या होता है दोस्तों? इंडस्ट्रियल यूनियन मतलब देखो, एक इंडस्ट्री के लोगों का ग्रुप। तो एक जैसे इंडस्ट्री के का ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल यूनियन। इसमें क्या था? एक जैसा जो काम कर रहा है उसका ग्रुप, जो क्राफ्ट कर रहा है ना। इसमें क्या, एक इंडस्ट्री के, जैसे टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील में कोई अगर यूनियन होगा तो इसमें इंजीनियर भी होगा दोस्तों, इसमें प्लम्बर भी होगा, टाटा स्टील में ड्राइवर भी काम करता होगा, है ना।
इसमें आपका मैनेजमेंट भी होगा। तो जब हम बात करें कि ट्रेड यूनियन किसी एक इंडस्ट्री का जितने भी लोग हैं वो जिस संघ के मेंबर हैं किसी संघ के, तो उनके द्वारा जो संघ बनाया जाता है उसको औद्योगिक संघ बोलते हैं। जैसे टाटा स्टील का, उसी तरह जियो इंडस्ट्री का अगर यूनियन होगा तो जियो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होंगे, सब अलग अलग काम कर रहे होंगे, तो उनका पूरा ग्रुप का यूनियन को लोग क्या औद्योगिक संघ बोलते हैं। सिंपल है, बहुत आसान है। तीसरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सफ़ेद पोश श्रमिक संघ। ठीक है, सफ़ेद पोश श्रमिक संघ, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशनल और ऑक्यूपेशनल यूनियन। प्रोफेशनल और ऑक्यूपेशनल यूनियन या सफ़ेद पोश श्रमिक संघ। तो सिंपल है दोस्तों, सफ़ेद पोश श्रमिक संघ मतलब जो एक जैसा ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक जैसा ये क्राफ्ट बना रहा है, मतलब कुछ बना रहे थे, सोनार, लोहार, बुनकर, तो ये कोई पेशा नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्राफ्ट। तो जो एक जैसा पेशा करता है, जैसे टीचर का एक जैसा पेशा है, डॉक्टर है कि नहीं, स्टूडेंट एक जैसा पेशा है, उसी तरह लॉयर, वकील। तो इनका जो संघ होगा, जैसे टीचर लोगों का अगर एक संघ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सफ़ेद पोश श्रमिक संघ या प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल यूनियन। उससे डॉक्टर लोगों का अगर ग्रुप होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्यूपेशनल, प्रोफेशनल या सफ़ेद पोश श्रमिक संघ। उस तरह स्टूडेंट का होगा तो वो सेम चीज़ होगा, लॉयर का भी प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल या सफ़ेद पोश श्रमिक संघ। तो 3 यूनियन आपको समझ में आई। अब देखिए इसमें मेंबरशिप के सदस्यता के आधार पर डिवाइड करें कि कौन इसका सदस्य है। अगर कोई कारीगर है, यहाँ पे सिंपल में अगर आप लिख दो कारीगर, एक जैसे कारीगर का ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं क्राफ्ट यूनियन। अगर एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उसको औद्योगिक संघ। अगर एक जैसा प्रोफेशन कर रहा है तो प्रोफेशनल या सफ़ेद पोश यूनियन। बहुत आसान है कि नहीं है। उसके बाद चौथा है हमारा जनरल या समान यूनियन। ठीक है, तो इसमें बाकी जो ऊपर हम लोग देखे हैं, मतलब उसमें क्राफ्ट के भी लोग होंगे, उसमें पेशा के भी लोग होंगे, ऑक्यूपेशन के भी, प्रोफेशन के भी, प्लस उसमें इंडस्ट्री के भी लोग होंगे। तो ऐसा यूनियन जिसमें मेंबर कोई भी बन सकता है, कोई भी पेशा करता हो, कोई भी बिजनेस करता हो, कोई भी इंडस्ट्री का हो, उसको हम लोग सामान्य यूनियन या जनरल संघ बोलते हैं दोस्तों, सामान्य संघ। ठीक है, पांचवा हमारा है ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये होता है कि इसके मेंबर कौन है, कोई भी बन सकता है। ठीक है, ट्रेड यूनियन फेडरेशन का मतलब, अगर हम बात करें कि स्टेट में ट्रेड यूनियन फेडरेशन का क्या मतलब होगा, तो उस स्टेट में जितने भी यूनियन है दोस्तों, उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड यूनियन फेडरेशन। जैसे कि झारखंड में कोई अगर ट्रेड यूनियन है तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है, मतलब ये पूरा क्या कर रहा है, पूरा उस क्षेत्र का ट्रेड यूनियन का एक ग्रुप है। ये थोड़ा डिफरेंट है। जनरल यूनियन मतलब उसका मेंबर कोई भी बन सकता है, कोई भी पेशा का कोई भी। ट्रेड यूनियन फेडरेशन डिपेंडेंट है एरिया पे। अगर पूरे राज्य का एरिया को कंसीडर करके पूरा देखेंगे तो उसको बोलेंगे स्टेट पे ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। उसी तरह कोई डिस्ट्रिक्ट में है तो हम लोग बोल देंगे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। उस तरह कोई सेंटर लेवल पे है, सेंटर पे, केंद्र पे, तो उसको बोलेंगे सेंट्रल पे ट्रेड यूनियन फेडरेशन। बात समझ में आए? तो बहुत सिंपल था, है कि नहीं। जो सदस्य देखिए कौन बन सकता है, अगर उसका कोई कारीगर बनता है सकता है तो क्राफ्ट यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन में कोई इंडस्ट्री के होंगे, एक जैसे इंडस्ट्री के। सफ़ेद पोश यूनियन में कोई प्रोफेशन, पेशा का होगा, जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर। जनरल में कोई भी बन सकता है। ट्रेड यूनियन फेडरेशन हम एरिया के हिसाब से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया। और हम लोग क्या पढ़ें, थोड़ा सा उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग देखें ट्रेड यूनियन के बारे में देख रहे थे कि कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है। हम लोग डिटेल में उसको देखें दोस्तों, क्या क्या है उसका कंडीशन है ट्रेड यूनियन बनने का, किस तरह रजिस्ट्री होता है और किस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन खत्म होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि भारत में ट्रेड यूनियन का उदय कैसे हुआ, तो हम लोग आज़ादी के पहले देखें, फिर आज़ादी के बाद और 1991 के बीच का टाइम देखें, फिर 1991 में कैसे ट्रेड यूनियन उभर के आया वो देखें। फिर हम लोग देखें दोस्तों कि कुछ ट्रेड यूनियन के एग्जाम्पल हम लोग देखें कि पास्ट में कौन से इंडिया में ट्रेड यूनियन थे और प्रेजेंट में ट्रेड यूनियन
कौन से हैं दोस्तों, हम लोग जिस तरह हेड क्वार्टर और उसका नाम वाम देखें। फिर हम लोग देखें कि सदस्यता या मेंबरशिप के आधार पे या स्ट्रक्चर के आधार पे किस तरह से हम लोग ट्रेड यूनियन श्रमिक संघ को डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों। इसी तरह अब अगला लेक्चर जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का और लेबर लॉ का, वो भी जल्द ही आपको आएगा। कल आपका अकाउंटिंग का लेक्चर आएगा दोस्तों। तो आप देख रहे थे जीरो IAS मेरे साथ राहुल बर्नवाल के साथ जो है EPFO में का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़े। मेरा नाम राहुल बर्नवाल था दोस्तों और मैं EPFO में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में, UP PCS का मेंस 2021 में दिया दोस्तों। इस लेक्चर का PDF और बाकी भी जो लेक्चर हैं उनके PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, 2-4 दिन में। और जिसको आप डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बने रहें इस चैनल के साथ जहाँ पे आपका कंप्लीट प्रिपरेशन EPFO का करवाया जा रहा है। प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप टेलीग्राम पे जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि EPFO के लिए कौन कौन सा ज़रूरी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ज़रूर देखें। आपकी मंगल कामना के साथ और सफलता के साथ कामना करते हुए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो है DPP का मॉक टेस्ट आएगा और फिर रात में अकाउंटिंग का भी लेक्चर है। अकाउंटिंग का तो आज नहीं आएगा, CSAT का आएगा, इंग्लिश का पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर 1-2 बजे रात में आपका मृणाल सर का PDF का लेक्चर आएगा दोस्तों। तो बने रहें, डेली आपका लेक्चर आ रहा है और समय से आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।